बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स 2025 चैप्टर नंबर 5। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे वर्क, एनर्जी एंड पावर को, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर है। व्हाट इज द वर्क डन on an object that remains at rest when a force is applied on it। कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, जब उस पर फोर्स लगाई जाती है तो वो रेस्ट में ही रहता है। बताएं उस पर कितना वर्क होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एक दीवार के ऊपर जो है धक्का लगा रहे हो। क्या आपके वो फोर्स लगाने से वो दीवार अपनी जगह से हिल जाएगी? नहीं, तो वो तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं कवर करेगी, बिकॉज वो रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, तो वर्क इज गिवन बाय द फार्मूला W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉज ऑफ थीटा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस। तो भाई यहाँ पर तो कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं हो रहा या डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं हो रहा, बॉडी रेस्ट में है, तो ये जो फैक्टर एस है ये जीरो है। इफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, डिस्प्लेसमेंट एस इज जीरो, तो जब यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा? जीरो। सो वर्क इज इक्वल टू जीरो जॉल। तो इस केस में कोई वर्क नहीं होगा। Next है question 5.2। A slow moving car may have more kinetic energy than a fast moving motorcycle। How is it possible? भाई ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि जो एक स्लो मूविंग कार है उसका मैस तो बहुत ज़्यादा है ना, किससे? मैस ऑफ मूविंग मोटरसाइकिल से, तो इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, मैस पर और स्पीड पर। देखें, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय kinetic energy is equal to 1/2 mv square if the car has a much greater mass than the motorcycle। कार का जो mass है वो मोटरसाइकिल से बहुत ज़्यादा है। its kinetic energy can be large even if the speed is lower। ठीक है, अगर उसकी स्पीड लो भी है तो उसकी kinetic energy ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका mass बहुत ज़्यादा है गाड़ी का as compared to बाइक। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 5.3। a force F1 does 5 joule work in 10 seconds। Another force F2 does 3 joule of work in 5 seconds। Which force deliver greatest power? भाई देखें, पावर कैलकुलेट कर लें सिंपली दोनों की, जिसकी ज़्यादा है पता चल जाएगी। तो देखें, वी नो डैट पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। पावर हमारे पास होती है वर्क ओवर टाइम। फोर्स वन के लिए पावर क्या आएगी जी? हमारे पास कितना वर्क हुआ? 5 जॉल 10 सेकेंड में, तो आप 5 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो आंसर आएगा 0.5 वाट। और फॉर F2, जब आप F2 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3 जॉल डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आएगा 0.6 वाट। तो F2 डिलीवर्स अ ग्रेटर पावर, तो F2 के केस में जो है वो ज़्यादा पावर डिलीवर होगी एज कम्पेयर टू F1। नेक्स्ट है जी फिर 5.4। अ वुमेन रन्स अप अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर, द गेन इन हर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज 4500 जॉल if she runs up the same stairs with the twice of the speed। what will be the gain in the potential energy? भाई जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है ये डिपेंड करती है पोजीशन पर, हाइट पर। देखें, जो स्टेयर्स की हाइट है वो तो सेम रहेगी ना, अगर ये 2 गुना स्पीड से भी दौड़े या 3 गुना स्पीड से भी दौड़े, हाइट तो इसने वही कवर करनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखें, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन हाइट। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, mass इंटू g इंटू h। सिंस हाइट रिमेन्स द सेम, द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज स्टिल 4500 जॉल रिगार्डलेस ऑफ स्पीड। ठीक है, तो जो भाई आपके पास गेन है पोटेंशियल एनर्जी में वो 4500 जॉल ही रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्पीड पर तो डिपेंड नहीं करती, वो तो हाइट पर डिपेंड करती है। फिर है जी नेक्स्ट क्वेश्चन 5.5। डिफाइन वर्क एंड इट्स SI यूनिट। Students, work is defined as the transfer of energy when a force is applied to an object causing displacement in the direction of that force। अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाए और वो बॉडी जो है उसी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करे और वहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र हो, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर वर्क हुआ है। वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। F फोर्स है, S डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा जो है वो एंगल है F और S के दरमियान, और इसका ऐसा यूनिट होता है जी जॉल, और जिसको हम न्यूटन मीटर भी लिखते हैं। तो आप प्रॉपर आंसर पेपर में लिखेंगे। फिर है नेक्स्ट 5.6। व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m व्हेन इट इज़ रेज थ्रू अ हाइट h। तो स्टूडेंट सिंपल है जी, पोटेंशियल एनर्जी
possessed by a body due to its position, which is given by potential energy is equal to mgh, where m is the mass, g is the gravitation acceleration, h is the height. ओके फिर ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये है तो वैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, लेकिन इसकी स्टेटमेंट लॉन्ग है, एज अ लॉन्ग पूछा जा रहा है, ठीक है, कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी। अब आपने क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी, मीन के काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ड्राइव करें। अब काइनेटिक एनर्जी इज ड्राइव फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2mv², हमने पढ़ा, वेयर m इज द मास, v इज द वेलोसिटी। अब ये मैं बुक में काइनेटिक एनर्जी के टॉपिक में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को प्रूव करवा चुका हूँ, बुक से ही आपकी मैंने ये लिया है, तो एक दफ़ा दोबारा देख लें। और जिन्होंने इसको डिटेल में पढ़ना है समझना है तो वो प्ले लिस्ट से जाकर एनर्जी का जो मेरा लेक्चर है उसको अच्छे से एक दफ़ा सुने। अब आप सपोज करें कि एक कार जो है वो चलती हुई आ रही है एक स्पीड से, और उसका टायर जो है वो पंचर हो जाता है, ठीक है, या आप ये देख लें कि उसका पेट्रोल या उसका इंजन जो है वो काम करना छोड़ देता है, कोई ख़राबी पैदा होती है जिस वजह से वो रुक जाती है, ठीक है। अब जब वो ख़राबी पैदा होगी तो उसकी स्पीड जो थी वो कम होना शुरू हो जाएगी, और एक वक्त आएगा स्पीड कम होते 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 क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ है, जिसमें दिखाया ये जा रहा है कि टाइम जो जो बढ़ता जा रहा है स्पीड कम होती जा रही है। टाइम ज़ीरो था, स्पीड मैक्सिमम थी, टाइम बढ़ा स्पीड कम हुई, टाइम बढ़ा स्पीड और कम हुई, ठीक है। तो ये जो हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर इसका हम स्लोप निकालेंगे तो इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये भी मैंने आपको टॉपिक्स में पढ़ाया था, ठीक है। उस एक्सेलरेशन को हम इस्तेमाल करेंगे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, उसको फिर हम वर्क निकालने के लिए यूज़ करेंगे, और उस वर्क से हमें जो है काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मिलेगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये होता है कि वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो ई के यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है जो कि वर्क डन है, वर्क होता है F मल्टीप्लाई बाय S। सो हमने पढ़ा बाय न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma, ठीक है। और S जो है इसे हम लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है जी। ये एवरेज वेलोसिटी हमने पढ़ा था डिस्टेंस ओवर टाइम होती है, तो वहीं से आया ये S इज इक्वल टू V एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ऐड कर दें। यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम थी, यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम है, यहाँ पर v है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, तो आप लिखेंगे v + 0 डिवाइडेड बाय 2, तो v + 0 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आएगा v/2, ठीक है। और साथ टाइम था तो t आ रहा है इधर, तो इधर भी t आ जाएगा। तो हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला आ गया एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम की फॉर्म में vt/2, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने ये जो इक्वेशन थी e के इंटू एफ मल्टीप्लाई बाय एस, उसमें ये दोनों बातें पुट करनी है। ई के इज इक्वल टू एफ था, एफ की जगह ये मैंने लिखा न्यूटन सेकेंड लॉ एम में, ये आ गया जी एम में, ठीक है। और एस हमने भी कैलकुलेट किया vt/2, तो ये आ गया vt/2। तो इकट्ठा करके लिख लेंगे तो बनेगा 1/2 एम में मल्टीप्लाई बाय vt। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये स्लोप है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिगर 5.9 द एक्सेलरेशन इज गिवन बाय स्लोप हेयर, हैंस a इज इक्वल टू v/t, ठीक है जी। वेलोसिटी ओवर टाइम जो है वो स्लोप होगा एक्सेलरेशन। द स्लोप इज नेगेटिव, इस केस में स्लोप नेगेटिव है क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद टाइम। तो स्लोप इज नेगेटिव एज द वेलोसिटी एंड द फोर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। या जब गाड़ी रुकना शुरू हुई, उसका इंजन में खराबी आई, या उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया, या वो पंचर हुई, तो उस पर ऑपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगी, अपोजिंग फोर्स लगी, जिस वजह से वो रुकी, ठीक है। थस हम लिख सकते हैं ई के, यही वाला जो पूरा फार्मूला है ई के, ये बन गया था 1/2 एम ए इंटू वी टी। तो 1/2 एज इट इज, एम एज इट इज, ए की जगह हमने लिख लिया v/t, और साथ आ गया v इंटू टी। तो t से t कैंसिल, एक v ये बन गया v², एक m, तो mv² और 1/2 एज इट इज, तो ई के आ गया 1/2 mv²। तो आप ये सारी मैथमेटिकल डेरिवेशन लिख देंगे, ओके। फिर है क्वेश्चन 5.8, डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ अ वर्किंग सिस्टम। Why a system cannot have 100% efficiency? तो स्टूडेंट्स एफिशिएंसी हमारे पास होती है द रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट एनर्जी एंड द टोटल इनपुट एनर्जी इज कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ अ वर्किंग सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई ड्रिल मशीन है तो उसकी एफिशिएंसी मिसाल के तौर पे 80% है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम उसे 100% इनपुट दे रहे हैं तो उसमें 80% जो है वो एज आउटपुट कंज्यूम हो रही है, यूज़ हो रही है, 20% वहाँ पर हीट और साउंड लॉसेज है, ठीक है।
तो फार्मूला क्या है जी, परसेंटेज एफिशिएंसी का यूज़फुल एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी गिवन एज अ इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, अ सिस्टम कैन नॉट हैव 100% एफिशिएंसी ड्यू टू एनर्जी लॉसेस लाइक फ्रिक्शन, हीट और साउंड। तो भाई किसी भी सिस्टम की 100% एफिशिएंसी इसलिए नहीं हो सकती कि वहाँ पर फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस प्रेजेंट है जिसकी वजह से लॉसेस होंगे। वो इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी हो सकते हैं, हीट एनर्जी हो सकते हैं, और ये सारी वेस्ट एनर्जी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जी 5.9 क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज पावर, डिफाइंड द यूनिट यूज फॉर इट। पावर क्या है जी, सिंपली पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है जी, कितना वर्क हुआ कितने टाइम में, सिंपली पावर है। फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, और यूनिट हमारे पास जो है जी पावर का वो होता है वाट, ऐसा यूनिट। और वाट को हम लिख सकते हैं 1 वाट इज इक्वल टू जॉल पर सेकेंड। और ब्रिटिश हमारे पास एक सिस्टम है पावर का, वो होता है हॉर्स पावर, जिसे हम लिखते हैं 1 HP विच इज़ इक्वल टू 746 वाट। वो भी आप इसमें लिख लें तो अच्छा है। फिर लास्ट क्वेश्चन है जी आपके सामने डिस्प्ले पर 5.10, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अगर आपने इसका डिटेल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, पेपर में लॉन्ग आ जाता है, तो आप मैं कहूँगा कि मेरा जो वीडियो लेक्चर है उसको कंसर्न कीजिएगा, अच्छे से सुनिएगा, लेकिन शॉर्ट आता है तो इतना इनफ है। तो रीन्यूएबल एनर्जी क्या है जी, द रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस आफ्टर देयर यूज आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। ऐसे एनर्जी सोर्सेज जिन्हें हम इस्तेमाल करें और वो नए सोर्सेज से दोबारा रिप्लेस हो जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। कैन बी रिपल्निस्ड, दोबारा बनाया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एक्सेट्रा। बट दूसरी तरफ देखें तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास सोर्सेज जो हैं जी वो हमारे पास होते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर दोज विच आर डिप्लीटेड विद द कंटिन्यूस यूज, जिनको मुसलसल इस्तेमाल करने के बाद ख़त्म हो जाएं। ठीक है, और फिर हज़ारों साल बाद जाकर बने, और इनकी बड़ी फाइनाइट सप्लाई होती है, लिमिटेड सप्लाई, फॉर एग्जांपल कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सोन इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।